नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्स की 2023 श्रृंखला के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को व्याख्या सहित कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला टॉपिक है 26वीं राष्ट्रमंडल शिखर बैठक। याद रखिएगा, ये जो 26वां राष्ट्रमंडल शिखर बैठक है, ये 20 से 25 जून 2022 के बीच किगाली रवांडा में आयोजित की गई थी। यहाँ पर आपको स्थान और किस क्रम का ये राष्ट्रमंडल शिखर बैठक है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। ये 26वां राष्ट्रमंडल शिखर बैठक थी और ये 20 से 25 जून 2022 के बीच किगाली रवांडा में आयोजित हुई। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस 26वें राष्ट्रमंडल शिखर बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर गए थे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये जो 26वां राष्ट्रमंडल शिखर बैठक हुई, इसकी विषय क्या थी? तो याद रखिएगा, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफार्मिंग। इस विषय के साथ 26वां राष्ट्रमंडल शिखर बैठक किगाली रवांडा में आयोजित हुआ। विषय क्या है? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफार्मिंग। याद रखिएगा, इस बैठक के दौरान जो चार्टर घोषित हुआ उसका नाम क्या है? लिविंग लैंड्स चार्टर। तो याद रखेंगे, किगाली में 26वें राष्ट्रमंडल शिखर बैठक के दौरान अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बैठक के समापन पर लिविंग लैंड्स चार्टर की घोषणा की। अब यह प्रश्न उठता है कि लिविंग लैंड्स चार्टर क्या है? सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि ये जो लिविंग लैंड्स चार्टर है, ये एक गैर बाध्यकारी चार्टर है और साथ ही साथ इस चार्टर के माध्यम से जो इसके सदस्य देश हैं, उन्होंने ये निश्चय किया कि वो वैश्विक भूमि संसाधनों की रक्षा करेंगे, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के ह्रास को रोका जाएगा, इसके लिए स्थायी प्रबंधन की दिशा में कार्य किया जाएगा ताकि भूमि क्षरण को रोका जा सके। ये सभी बातें लिविंग लैंड्स चार्टर में घोषित की गई। और ये लिविंग लैंड चार्टर्स किससे संबंधित है? तो जो किगाली में 26वें राष्ट्रमंडल शिखर बैठक हुई थी, इससे संबंधित है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रमंडल सदस्य देश हैं, इन्होंने 4 परिणाम दस्तावेज को स्वीकार किया है। क्लियर है? अब ये 4 परिणाम दस्तावेज क्या क्या है? तो इसके अंतर्गत चोगम विज्ञप्ति है, बाल देखभाल और संरक्षण सुधार पर किगाली घोषणा है, सतत और शहरीकरण पर घोषणा, कॉमनवेल्थ लिविंग लैंड्स चार्टर, एक कॉमनवेल्थ कॉल टू एक्शन लिविंग लैंड्स, जिसके भी ऊपर चर्चा हुई थी। इन 4 परिणाम दस्तावेजों पर इन सदस्य देशों ने इसको स्वीकृति दी है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें राष्ट्रमंडल देश की, याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल 54 देशों का एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है। क्लियर है? और राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो राष्ट्रमंडल संघ है, इसमें अधिकांश देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कभी न कभी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रमंडल देशों में अधिकांश देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। और यदि पूछा जाए कि इस राष्ट्रमंडल समूह का मुख्यालय कहां पर है, तो आपका जवाब होगा लंदन में। यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि वर्ष 2024 में चोगम के 27वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसे दी गई है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको जवाब देना होगा समोआ को। किसको? समोआ को। यानी याद रखेंगे, 2024 में चोगम के 27वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी समोआ को दी गई है। याद रखिएगा, समोआ की राजधानी एपिया है। क्लियर है? और ये पहला प्रशांत देश है जिसे मेजबानी मिली है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारत की जलवायु प्रतिज्ञाओं की महत्वाकांक्षा में 4थी रैंकिंग है और अनुपालन में 5वीं रैंकिंग है। आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। यहां पर सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि एक वैज्ञानिक पत्रिका है जिसका नाम है नेचर क्लाइमेट चेंज। इसमें 8 सितंबर 2022 को प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार पेरिस समझौते के लिए भारत को अद्यतन जलवायु प्रतिज्ञा के अनुपालन में 5वां स्थान दिया गया है और महत्वाकांक्षा में 4था स्थान दिया गया है। तो याद रखेंगे, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये वैज्ञानिक पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज के द्वारा 8 सितंबर 2022 को जारी की गई है। अब यहां पर इसमें जो जो लोग शामिल हैं उनके संदर्भ में एक चार्ट दिया गया है। अब इस चार्ट के माध्यम से आप समझ लेंगे। यदि हम अनुपालन श्रेणी में शीर्ष देशों की बात कर लें तो आपको देखिए, इसमें टॉप 3 देश के तो नाम निश्चित तौर पर ध्यान में रखने होंगे। इसमें नंबर 1 पर यूरोपीय यूनियन है,
दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। और अभी आपने पढ़ा है कि अनुपालन की श्रेणी में भारत को 5वां स्थान दिया गया है। तो याद रखेंगे, वैज्ञानिक पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो सितंबर 2022 में रिपोर्ट जारी की गई, उसमें अनुपालन श्रेणी में नंबर 1 पर यूरोपियन यूनियन है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है और भारत का स्थान 5वां है। यदि हम बात कर लें महत्वाकांक्षी श्रेणी की, तो इसमें टॉप 3 देखिए, तो इसमें नंबर 1 पर यूरोपीय यूनियन है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। तो याद रखेंगे, अनुपालन और महत्वाकांक्षी श्रेणी में टॉप 2 जो है वो तो सेम है, यूरोपीय यूनियन और चीन, लेकिन अगर आप महत्वाकांक्षी श्रेणी में टॉप 3 देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका है और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान चौथा है। याद रखेंगे, यहाँ पर अभी आपने ऊपर ये सुना था कि पेरिस समझौते की प्रतिज्ञा के अनुपालन में जो श्रेणी है उसमें भारत का 5वां स्थान है। तो यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि ये पेरिस समझौता क्या है। तो याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP21 में विश्व के नेताओं ने 12 दिसंबर 2015 को एक ऐतिहासिक समझौता किया जिसको पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। देखिए, कई बार करंट में जब इस समझौते का जिक्र होता है तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पेरिस समझौता कब हुआ था। तो याद रखेंगे, 12 दिसंबर 2015 को, और किस सम्मेलन के दौरान? तो COP21 के दौरान। क्लियर है? अगला देखिए, स्कॉटलैंड सरकार पीरियड्स प्रोडक्ट निःशुल्क उपलब्ध कराने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए जो कानून है उसे लागू कर दिया गया अगस्त 2022 में। क्या नाम है देश का? स्कॉटलैंड। याद रखेंगे, जब स्कॉटलैंड ने अगस्त 2022 में माहवारी उत्पाद कानून यानी पीरियड प्रोडक्ट एक्ट को लागू कर दिया तो वो दुनिया की पहली ऐसी सरकार बन गई जो मासिक धर्म संबंधी उत्पादों को निःशुल्क पहुंचाने के लिए एक कानूनी रूप को मान्यता दे रही है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, क्या नाम है? स्कॉटलैंड में। इतनी बात आपको यहां पर इस टॉपिक में याद रखनी है। अगला देखिए, ठीक है, एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021। याद रखिएगा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने अपना एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, किस नाम से? वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021। ये प्रकाशन हुआ जुलाई 2022 में। याद रखिएगा, इस डेटा सेट में वैश्विक हवाई यातायात रैंकिंग की जानकारी दी गई है। क्लियर है? अब आइए जरा इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया के हवाई अड्डों में 4.6 बिलियन यात्रियों को समायोजित किया गया। यदि हम इस डेटा को 2020 से कंपेयर करें तो 2020 से कंपेयर करने पर 28.3% की वृद्धि दिखाई देती है। लेकिन अगर हम इसी डेटा को 2019 के परिणामों से तुलना करें तो इसमें 49.5% की गिरावट होती है। तो याद रखेंगे कि 2021 में जो दुनिया के हवाई अड्डों में 4.6 बिलियन यात्रियों को समायोजित किया गया वो 2020 से 28.3% ज्यादा है, लेकिन 2019 से 49.5% कम है। अब यहां पर आपको एक चार्ट के माध्यम से डेटा को देखना है। इसके पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो दुनिया में व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 13वें स्थान पर है और 2020 में इसकी रैंकिंग 16वीं थी। ये भी बात आप यहां पर याद रखेंगे, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में अपने 3 स्थान को और बढ़ाया है। यदि हम दुनिया के शीर्ष 5 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची की बात करें, देखिए यहां पर ऊपर आपको वन लाइनर फॉर्मेट में भी इस डेटा को दिया गया था, लेकिन जब आप चार्ट के फॉर्मेट में देखते हैं तो आपको एक ही जगह सारे डेटा मिल जाते हैं, तो आपको याद करना आसान होगा। यदि हम दुनिया के शीर्ष 5 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे की बात करें तो उसमें नंबर 1 पर आता है अटलांटा, जो कि अमेरिका में है। दूसरे नंबर पे आता है डलास फोर्थ, याद रखिएगा ये भी अमेरिका में है। और तीसरे नंबर पे आता है डेनवर, ये भी अमेरिका में है। तो याद रखेंगे 3 हवाई अड्डे हैं, अटलांटा अमेरिका, डलास फोर्थ अमेरिका में है, तीसरे स्थान पे डेनवर है जो कि अमेरिका में है, चौथे स्थान पर भी शिकागो अमेरिका का ही है और 5वें स्थान पर लॉस एंजल्स अमेरिका। यानी यहाँ पर जो टॉप 5 हवाई अड्डे, जो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे हैं, वो सभी 5 अमेरिका से संबंधित हैं। और अभी भारत के संदर्भ में आपने देखा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि 13वें स्थान पर है। और याद रखिएगा ये 2020 में इसकी रैंकिंग 16वीं थी। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। याद रखिएगा
संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूएनजीए में 28 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के तहत स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रस्ताव था स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित, इस पर भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया है। याद रखिएगा, इस प्रस्ताव के अनुसार स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण तक पहुंच एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। याद रखिएगा, 193 सदस्यीय महासभा में 161 मतों के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया गया। अब बात कर लेते हैं उन देशों की जिन्होंने इस प्रस्ताव में मतदान से अपने आप को दूर रखा है। इसमें बेलारूस है, कंबोडिया, चीन, इथियोपिया, ईरान, किर्गिस्तान, रूस, सीरिया, इन्होंने अपने आप को मतदान से दूर रखा। और मैंने अभी आपको बताया कि भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, लेकिन उन्होंने संकल्प की प्रक्रिया और सार पर अपनी चिंता व्यक्त की है। क्लियर है? इन्होंने मतदान तो किया भारत ने पक्ष में, लेकिन कुछ चिंताएं भी अपनी जाहिर की। यहां पर याद रखिएगा, यूएन महासभा में ये प्रस्ताव का मतलब क्या है? स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित करने संबंधित प्रस्ताव जो है वो मूल रूप से कोस्टारिका, मालदीव, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड के द्वारा जून 2022 में प्रस्तुत किया गया था। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है जर्मनी में लॉन्च की गई दुनिया की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। याद रखिएगा, 24 अगस्त 2022 को जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया। यह भी बात आप याद रखेंगे कि जो 15 डीजल ट्रेनों की जगह लेगी और पहले लोअर सैक्सोनी राज्य में गैर विद्युतीकृत पटरियों पर यह संचालित होती थी। तो याद रखेंगे, जर्मनी में लॉन्च की गई दुनिया की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कब? 24 अगस्त 2022 को। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में कोई प्रदूषण नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, न तो ये शोर करती हैं, और ये ट्रेन संचालन करने पर केवल भाप और वोपोराइज्ड वाटर उत्सर्जन करते हैं। क्लियर है? ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा, 1 किलो हाइड्रोजन लगभग 4.5 लीटर डीजल के समान होती है। और यदि हम हाइड्रोजन के एक टैंकर की बात करें तो इससे ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से यात्रा कर सकती है। क्लियर है? और कितने? 1000 किलोमीटर तक। यानी हाइड्रोजन के एक टैंकर से ये ट्रेन 1000 किलोमीटर की तक यात्रा कर सकती है। और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से? 140 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 93 मिलियन यूरो, यानी अगर मिलियन डॉलर में देखें तो ये 92 मिलियन डॉलर के बराबर होगा कि यह परियोजना लोअर सैक्सोनी की अपनी अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के लिए एक उत्कृष्ट प्रयासों का उदाहरण है। क्लियर है? याद रखिएगा, फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा निर्मित चमकीले नीले रंग के कोराडिया आइलैंड ट्रेनों का जो संचालन है वो क्षेत्रीय रेल कंपनी LNVG के द्वारा किया जाता है, जो कि उत्तरी शहरों कक्सहेवन, ब्रेमरहेवन, ब्रेमरवुंडे और बक्सटेहुड के बीच ये संचालित होती है। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा, यहां पर कई बार आपसे इसके स्टैटिक पार्ट से प्रश्न पूछा जाता है। तो ब्रिक्स की स्पेलिंग क्या है? BRICS। ये इस समूह में शामिल 5 देशों के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा है ब्रिक्स। अब ये जो 5 देश हैं, इसमें B फॉर है ब्राजील, R फॉर है रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसका जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ वो 23 से 24 जून 2022 के बीच हुआ। और इसकी मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी चीन के द्वारा की गई और यह सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। तो यहां पर 2-3 बातें आप याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन जून 2022 में हुआ, यह किस क्रम का था? तो यह 14वां शिखर सम्मेलन था। मेजबानी किसने की? चीन ने। वर्चुअल तरीके से हुआ। और ब्रिक्स में कौन कौन से 5 देश शामिल हैं, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर इन 5 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो इसमें आए थे। अब यहां पर एक बात आपको जो महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है कि ये जो ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरिया फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना। ये थीम थी किसकी? 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जो कि जून 2022 में चीन की मेजबानी में संपन्न हुआ। अब याद रखिएगा, इस 14वें शिखर सम्मेलन में व्यापार, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, स्वास्थ्य,
परंपरागत औषधियों, पर्यावरण से संबंधित अनेक बातों पर इसमें चर्चा हुई। अब याद रखिएगा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना चाहिए कि ये जो ब्रिक्स है, इसको मजबूत करने और ब्रिक्स रेलवे रिसर्च नेटवर्क के लिए ऑनलाइन डेटाबेस की स्थापना करना और एमएसएमई के बीच सहयोग को मजबूत करने का आह्वान भारत की तरफ से किया गया। क्लियर है? तो भारत के दृष्टिकोण को भी इसमें आप ध्यान में रखेंगे। और जब ये सम्मेलन समाप्त हुआ तो इसके समापन पर बीजिंग घोषणा पत्र जारी हुआ, इसको स्वीकार किया गया और इसमें प्रमुख रूप से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें इन दोनों देशों को बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालना चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई। बीजिंग घोषणा पत्र में और कौन सी प्रमुख बातें हैं? तो याद रखिएगा, इस घोषणा पत्र में ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में 4 और देशों को सदस्यता देकर जोड़ने, साथ ही साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालय को भारत में स्थापित करने को स्वागत योग्य बताया गया है बीजिंग घोषणा पत्र में। साथ ही साथ ब्रिक्स द्वारा विकसित कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीआरए के नाम से जानते हैं, और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म अर्थात ईआरसीपी की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया गया है बीजिंग घोषणा पत्र में। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2023 में ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो आपका जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। और 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? चीन के द्वारा। याद रखेंगे। अगला टॉपिक है G7 सदस्य देशों का 48वां शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा, विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह को G7 के नाम से जानते हैं और इसका 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज की मेजबानी में स्लॉस एल्मो में 27 से 28 जून 2022 के बीच संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा, G7 का ये कौन सा शिखर सम्मेलन है? 48वां यानी 48वां। किसकी मेजबानी में? तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज की मेजबानी में। कहां पर आयोजित हुआ? तो स्लॉस एल्मो में। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि G7 में कौन कौन से देश हैं। तो यहां पर इसमें कनाडा शामिल है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसमें शामिल हुए। इसी के साथ साथ इसमें फ्रांस है, इसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल हुए। G7 में इटली है, यहाँ के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी इसमें शामिल हुए। इसमें जापान है, यहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। ब्रिटेन भी इसमें शामिल है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे जो इसमें शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें आए और इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ के दोनों वरिष्ठ अधिकारी आए, जिसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल इस G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। यदि हम विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात कर लें तो इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडेज शामिल थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो आए थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा आए थे। सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल आए थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इसमें विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल हुए थे। इसमें यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है इस पर भी डिटेल में चर्चा हुई। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जो चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको आप BRI के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब चीन की इस महत्वाकांक्षी योजना को काउंटर करने के लिए G7 देशों ने संपूर्ण विश्व में अगले कुछ वर्षों में एक ढांचागत परियोजना पर $600 अरब को खर्च करने के कार्यक्रम की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए किस समूह ने $600 अरब की एक विशेष कार्य योजना को घोषित किया है? तो आपका जवाब होगा G7 देशों के समूह ने। क्लियर है? और या तो ये भी पूछ सकता है कि कितने का ये पूरा कार्यक्रम है, तो आपको याद रखना है $600 अरब का। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम का एक बड़ा भाग हिंद महासागर के क्षेत्र के साथ साथ दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों में खर्च किया जाएगा और इस कार्यक्रम में भारत के विशेष रूप से लाभान्वित होने की आशा है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हम चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम की बात कर लें तो चीन ने इसे 2013 में इसको घोषित किया था और इसके तहत 70 देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर इन सुविधाओं को चीन से जोड़ने की घोषणा की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए और याद रखिएगा, G7 जो सम्मेलन हुआ इसमें इन सब के अतिरिक्त ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर भी एक घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर घोषणा पत्र किस सम्मेलन में जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा G7 सम्मेलन में। अब बात कर लेते हैं कि G7 के अगले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो आप सभी को पता है कि
2022 में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसका क्रम क्या था? 48वां। अब 49वां शिखर सम्मेलन 2023 में होगा और इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो याद रखिएगा इसकी मेजबानी जापान के द्वारा की जाएगी। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। याद रखिएगा, विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप, जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EIU के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो यहां पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, ये विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग है। ये किसके द्वारा जारी होती है? तो ये ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप, जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU, इसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 2022 की ये रिपोर्ट है, इसमें कुल कितने शहर शामिल हैं? तो याद रखिएगा, इस 2022 की रिपोर्ट में प्रमुख 173 शहरों के लिए ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आकलित की गई है और इसमें भारत के 2 ही शहर इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? दिल्ली और मुंबई। तो याद रखेंगे, दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग क्या क्या है? तो दिल्ली का स्थान है 112वां और मुंबई का स्थान है 117वां। याद रखेंगे किसमें? तो ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में। यदि हम पिछली बार की रैंकिंग से तुलना करें तो इसमें से मामूली सा सुधार दिखाई पड़ता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, दिल्ली का 112वां स्थान है और मुंबई का 117वां स्थान है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में। अब यहां पर एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के माध्यम से आप ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में रहने योग्य सबसे बेहतर 10 शहरों की यहां पर लिस्ट दी गई है। आपको कम से कम टॉप 3 या अगर आप अच्छा याद कर सकते हैं तो टॉप 5 जरूर याद रखना है। इसमें अगर हम टॉप 3 की बात करें तो इसमें टॉप शहर जो है वो है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। दूसरे नंबर पे कोपेनहेगन है, जो कि डेनमार्क में है। और तीसरे नंबर पे ज्यूरिख है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये टॉप 3 शहर है जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे अच्छे रहने योग्य शहर की लिस्ट में शामिल है, टॉप 3 में। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया नंबर 1 पर है। अगर हम बात कर लें इस लिस्ट की थोड़ा सा और विश्लेषण की, तो आप देखेंगे इसमें कनाडा के 3 शहर हैं टॉप 10 में और वो सर्वाधिक हैं। तो देखिए, जो कनाडा के 3 शहर कौन कौन से हैं? तो कनाडा के जो 2 हैं वो है कैलगरी और वैंकूवर। इनका क्रमशः चौथा और 5वां स्थान है। ठीक है, तो आपको टॉप 5 तो इसी तरह याद हो गए। टॉप 3 की चर्चा अभी हमने की थी। चौथे स्थान पर कैलगरी है, जो कि कनाडा में है, और 5वें स्थान पर वैंकूवर है, जो कि कनाडा में है। क्लियर है? एक कनाडा का और शहर है जिसका नाम है टोरंटो, इसका स्थान 8वां है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं सबसे कम उपयुक्त शहर की। तो इसमें सबसे लास्ट का जो नाम आता है वो आता है दमिश्क सीरिया का। उसके ऊपर लागोस नाइजीरिया का है, उसके ऊपर त्रिपोली लीबिया का है। यानी सबसे अंतिमवां स्थान किसका है? दमिश्क का, सीरिया के दमिश्क का। क्लियर है? अब आइए जरा इस रिपोर्ट में और बातें देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें 5 प्रमुख मापदंडों के आधार पर इसे तैयार किया गया था। अब वो 5 मापदंड कौन है? उसमें एक है स्थिरता, दूसरा है संस्कृति एवं पर्यावरण, तीसरा है हेल्थ केयर, चौथा है शिक्षा यानी एजुकेशन, और 5वां है इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इन 5 प्रमुख मापदंडों के आधार पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया था। किसके द्वारा? EIU के द्वारा, यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। क्लियर है? तो इन मापदंडों को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। सबसे पहली बात, ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा 2022 के लिए ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया। और इसमें कुल कितने देश हैं? तो इसमें कुल 163 देश हैं और इसमें भारत का स्थान 135वां है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 163 देशों में 135वां है और ये सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। यदि हम भारत की स्थिति को पिछले वर्ष से तुलना कर लें तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 3 स्थान का सुधार दिख रहा है। क्लियर? तो ये बात भी आप याद रखेंगे। कई बार इस प्रकार के प्रश्न स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि ये जून 2022 में जारी किया गया था। अब अगर हम इसको एक चार्ट के माध्यम से देखें कि विश्व शांति सूचकांक, जिसको इंग्लिश में आप कह रहे हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें सर्वाधिक शांति वाले शीर्ष 12 देशों की सूची दी गई है। आपको प्रमुख तौर पर टॉप 3 को ध्यान में रखना है। यदि आप टॉप 5 ध्यान में रखें तो ये बहुत बेटर होगा। इसमें पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में सबसे नंबर 1 की स्थिति किसकी है? आइसलैंड की है। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, तीसरे नंबर पे आयरलैंड है, चौथे नंबर पे डेनमार्क है और 5वें नंबर पे ऑस्ट्रिया है। क्लियर है? याद रखेंगे। यदि हम बात कर लें सबसे खराब स्थिति वाले देश की,
तो सबसे खराब स्थिति किसकी है? तो सबसे खराब स्थिति है अफगानिस्तान की। याद रखेंगे, इसको 163वां स्थान मिला है अफगानिस्तान को। किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में। अफगानिस्तान 163वें नंबर पे है, 162वें स्थान पर यमन है और 161वें स्थान पर सीरिया है। और एक बात याद रखिएगा, रूस को इसमें 160वां स्थान दिया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने योग्य बात है। अगर हम इसमें भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति पर अभी चर्चा हुई है कि भारत का जो रैंकिंग है ओवरऑल वो कितनी है? 135वां स्थान है भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में। अगर हम स्कोर की बात कर लें तो इनका पॉइंट है 2.578। ठीक है, ये भारत का स्कोर है 2022 का। अगला देखिए, इतनी बातें आपको यहां पर कम से कम ध्यान। अगला टॉपिक है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022। याद रखिएगा, ये जो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है इसका आकलन विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप WEF के नाम से जानते हैं, इसके सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। क्या नाम है इसका? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। अब यदि हम इसके मानक की बात कर लें तो इसमें वायु प्रदूषण, जल गुणवत्ता और वृक्षादित इन सभी मानकों के आधार पर इस पर्यावरण निष्पादन सूचकांक अर्थात एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया जाता है। याद रखिएगा, ये जून 2022 में जारी किया गया और इसमें कुल 180 देश शामिल हैं। यदि हम भारत की बात कर लें तो भारत की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इसमें भारत को सबसे निचला स्थान 180वां स्थान दिया गया है। किसमें? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में। और यदि हम पिछले वर्ष की तुलना कर लें तो पिछले वर्ष 2021 में इसी रिपोर्ट में 180 देशों में भारत का स्थान 168वां था और इस बार 180वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। ये काफी चिंता वाली बात है। और यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट पर भारत सरकार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि सूचकांक में प्रयोग किए गए सूचक अनुमानों और अवैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है और वो इनको निराधार मानते हैं। क्लियर है? यानी भारत ने इस रिपोर्ट को सही नहीं माना है। अगर हम पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में शीर्ष 10 देशों की सूची को देखें तो इसमें टॉप 3 पर कौन है ये देख लीजिए। इसमें नंबर 1 स्थिति पर है डेनमार्क, दूसरे नंबर पे यूके है और तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। टॉप 3 देशों को जरूर आप याद रखेंगे कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में ये टॉप 3 कंट्री हैं। यदि आप चौथे स्थान पर देख लें तो माल्टा है और 5वें स्थान पर स्वीडन है, लेकिन यहाँ पर टॉप 3 कंट्री को आप जरूर याद रखेंगे, डेनमार्क, यूके और फिनलैंड। यदि हम सबसे नीचे वाले 10 देशों को देखें तो इसमें सबसे निचला स्थान अभी हमने आपको बताया कि भारत का स्थान है 180वां। यदि भारत के स्कोर की बात कर लें तो 18.90 है। भारत के ऊपर 179वें स्थान पर म्यांमार है, 178वें स्थान पर वियतनाम है, 177वें स्थान पर बांग्लादेश है और 176वें स्थान पर पाकिस्तान है। क्लियर है? तो नीचे से भी आप टॉप 3 कम से कम याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट रिपोर्ट। याद रखिएगा, यदि हम एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची की बात कर लें तो इसमें नंबर 1 पर चीन का बीजिंग है और भारत का बेंगलुरु इसमें दूसरे स्थान पर है। क्लियर है? याद रखिएगा, अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट्स एंड रियल एस्टेट शीर्षक वाली ये जो रिपोर्ट है ये किसकी रिपोर्ट है? तो याद रखिएगा कुशमैन एंड वेकफील्ड की। किसकी? कुशमैन एंड वेकफील्ड की। अब याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में कितने मानदंडों के आधार पर इसे तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा 14 मानदंडों के आधार पर इसे तैयार किया जाता है और ये मानदंड रियल एस्टेट और कारोबारी माहौल से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, बीजिंग के बाद अभी आपने बेंगलुरु को देखा था, बेंगलुरु के बाद चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली ये शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र हैं। क्लियर है? यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बीजिंग है, उसके बाद बेंगलुरु, फिर चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली ये शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र हैं। इतनी बात आप इस रिपोर्ट के अंतर्गत याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है नए समूह I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन। अब जरा देखिए, इस नाम में ही कई बातें छुपी हुई हैं। I2U2 ये जो नाम डिसाइड किया गया है इस नए समूह का, ये इसमें शामिल 4 देशों के जो नाम हैं उनके पहले लेटर के आधार पर पड़ा है। देखिए, I2 का मतलब इसमें 2 कंट्री ऐसी हैं जिनका नाम I से स्टार्ट है, वो है इंडिया और दूसरा है इजराइल। यदि हम U2 की बात करें तो इसमें U से स्टार्ट होने वाली 2 कंट्री हैं, एक है USA और दूसरा है UAE। क्लियर है? तो यहां पर 2 बातें याद रखना है कि I2U2 में 4 देश हैं, एक I फॉर इंडिया, दूसरे I का मतलब है इजराइल, एक U का मतलब है USA और दूसरे U का मतलब है UAE। क्लियर है? इसकी जो पहली शिखर सम्मेलन हुई वो वर्चुअल तरीके से 14 जुलाई 2022 को संपन्न हुई। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन,
इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यार लैडिप और यूएई की ओर से राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इसमें शामिल हुए। ये जो I2U2 समूह है, इसे पश्चिमी एशिया के क्वाड के रूप में देखा जा रहा है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और ये शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। क्लियर है? तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिमी एशिया के क्वाड के रूप में किस समूह को देखा जा रहा है, तो आपका जवाब होगा I2U2 को। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो I2 और U2 है, इस नए समूह में 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर पारस्परिक सहयोग और निवेश संवर्धन की बात की गई है। अब ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो खाद्य सुरक्षा पर सम्मेलन में हुई चर्चा के दौरान भारत की भूमिका को स्वीकार किया गया। खाद्य सुरक्षा के लिए $2 अरब के निवेश से फूड पार्क की स्थापना भारत में की जाएगी। क्लियर है? कितना निवेश होगा? $2 अरब का फूड पार्कों के निर्माण पर, जो कि भारत में किए जाएंगे। अब इस पर निवेश कौन करेगा? तो इसके लिए निवेश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा किया जाएगा और इसमें तकनीकी और अन्य आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो इजराइल और अमेरिकी कंपनियों के द्वारा की जाएगी। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां से मसाले, केला, प्याज और चावल के निर्यात में वृद्धि हो सकेगी इससे, और इस प्रकार प्याज और चावल के निर्यात पर ज्यादा जोर होगा। फूड पार्क किसानों की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने और खाड़ी देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, एक अन्य निर्णय में गुजरात में अक्षय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 300 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने का भी निर्णय हुआ है। किसमें? I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान। अब ये जो 300 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्टैब्लिश होगा गुजरात में, ये किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, इसके लिए, इसकी संभावना के अध्ययन के लिए अमेरिका की ट्रेड व डेवलपमेंट एजेंसी $33 करोड़ यानी लगभग 2,645 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। यानी इसमें अमेरिका ने इस संदर्भ में इंटरेस्ट लिया है। क्लियर है? तो इतनी बातों को आप यहां पर याद रखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक दिन की नेपाल यात्रा पर थे और वो दिन था 16 मई 2022। वो 16 मई 2022 को लुम्बिनी पहुंचे, जहां पर भारत और नेपाल के रिश्तों को नई मजबूती प्रदान की गई। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से द्विपक्षीय बातचीत की, जिसमें बहुआयामी द्विपक्षीय समझौते किए गए। क्लियर है? अब आइए जरा देखते हैं कि वो समझौते क्या क्या हैं। तो याद रखिएगा, इस दौरान जो समझौते हुए उनकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। और ये जो समझौते हुए ये सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने, शिक्षा में सहयोग करने, पनबिजली क्षेत्र से जुड़े, ये कुल मिला के 6 महत्वपूर्ण समझौते हैं। आइए जरा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से समझौते हैं। तो इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध अध्ययन पीठ की स्थापना संबंधी समझौता शामिल है। तो आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध अध्ययन पीठ की स्थापना के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ? तो आपका जवाब होगा भारत और नेपाल के बीच। या अगर संस्था पूछी जाए तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच में डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध अध्ययन पीठ के लिए समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त भारतीय अध्ययन पर ICCR पीठ की स्थापना के लिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त IIT मद्रास और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच स्नातकोत्तर स्तर पर संयुक्त डिग्री के लिए भी करार किया गया। तो याद रखिएगा, किसके बीच? IIT मद्रास और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर चर्चा हुई है अरुण 4 हाइड्रो परियोजना की। तो याद रखिएगा, ये जो अरुण 4 हाइड्रो परियोजना है ये भी भारत और नेपाल के बीच में है और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी SJNV लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच 490 मेगावाट की अरुण 4 हाइड्रो परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ये भी बात आप याद रखेंगे। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र अर्थात इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला भी रखी। कहां पर? लुम्बिनी में। याद रखेंगे। और इस केंद्र के निर्माण पर $1 बिलियन के खर्च होने का अनुमान है और ये आगामी 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आपका जवाब होगा लुम्बिनी में।
अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई 2022 के बीच यूरोप के 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर थे। वो देश कौन-कौन से हैं? जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। याद रखिएगा, अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने जर्मनी से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को बर्लिन पहुंच गए। उन्होंने वहां पर जो जर्मनी के चांसलर हैं, जिनका नाम है ओलाफ शोल्ज, उनसे द्विपक्षीय वार्तालाप की। इसके बाद वो छठी भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में वो शामिल हुए, यानी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन यानी आईजीसी में वो शामिल हुए। और ये किस क्रम की थी? ये छठी थी। याद रखिएगा, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच में कुल मिलाकर 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। क्लियर है? कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? भारत और जर्मनी के बीच में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अब ये किस किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित और सतत विकास साझेदारी, दोनों विदेश मंत्रालयों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं का आदान प्रदान, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और कृषि, इनसे संबंधित कुल 9 समझौते हुए भारत और जर्मनी के बीच। याद रखिएगा, समझौते के अंतर्गत भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रालयों के बीच डायरेक्ट एनक्रिप्टेड कनेक्शन अर्थात सीधा गोपनीय संपर्क स्थापित करने के लिए भी समझौता हुआ। क्लियर है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच में जो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, उसमें जर्मनी ने सतत विकास और जलवायु सहयोग के लिए भारत को 2030 तक 10 अरब यूरो की अतिरिक्त आर्थिक विकास सहायता के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। यानी भारत के लिए जर्मनी सतत विकास और जलवायु सहयोग के लिए 2030 तक कितना अतिरिक्त सहयोग करेगा? 10 अरब यूरो का। यह भी बात आप याद रखेंगे। अब चलते हैं डेनमार्क। यात्रा के दूसरे दिन यानी 3 मई को प्रधानमंत्री कोपेनहेगन पहुंच गए। और याद रखिएगा, डेनमार्क की यह उनकी पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह डेनमार्क की पहली यात्रा थी। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मेट फ्रेडरिक्सन। तो मेट फ्रेडरिक्सन जी के आमंत्रण पर डेनमार्क पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये इनकी डेनमार्क की पहली यात्रा थी। याद रखिएगा, डेनमार्क की मेजबानी में 4 मई 2022 को दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। याद रखेंगे, अभी आपने पीछे पढ़ा था, जब वो जर्मनी की यात्रा पर थे तो उन्होंने छठी भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में भी वो शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। इस सम्मेलन में डेनमार्क के अतिरिक्त आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा लिया था। देखिए, ये जो इन देशों का जो जिक्र हो रहा है, इन 5 देशों को उत्तरी यानी नार्डिक देश कहा जाता है। कौन कौन देश आ जाते हैं नार्डिक देश में? डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। क्लियर है? और नार्डिक देश नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटलीकरण और नवाचारों में भारत के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको कौन सी बात ध्यान रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से? भारत और डेनमार्क के बीच में 9 समझौते हुए थे। याद रखेंगे, भारत और जर्मनी के बीच में भी 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था। इसमें भारत और डेनमार्क के बीच हरित शिपिंग, पशुपालन, डेयरी, जल प्रबंधन, ऊर्जा, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्र इसमें शामिल हैं, जिन पर 9 समझौते भारत और डेनमार्क के बीच में हस्ताक्षर हुए। याद रखिएगा, नार्डिक देशों के शिखर सम्मेलन में विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए इन देशों ने अपना समर्थन फिर से जाहिर किया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो पहला भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन है वो 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। यह भी बात आप याद रखेंगे। और जो दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है वो कहां पर हुआ? 2022 में हुआ। कहां पर? डेनमार्क की मेजबानी में। अब प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के अंतिम चरण में फ्रांस पहुंचते हैं और तिथि है 4 मई 2022 की, जब वो फ्रांस पहुंचे और पेरिस फ्रांस में वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी बातचीत होती है। याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी है उसकी ताकत और उसको सफलता को और बढ़ाने पर चर्चा हुई। और भारत और फ्रांस ने यह माना कि वो एक दूसरे को हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख साझेदार के तौर पर देखते हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा, इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने यूक्रेन पर भी और जो रूस के बीच में जो तकरार है उस पर भी चर्चा की। अगला टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। याद रखिएगा, ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 है, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा
3 मई 2022 को ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल हैं और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? नॉर्वे है और उत्तर कोरिया सबसे निचली रैंकिंग पर है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, चार्ट के माध्यम से देखते हैं। अगर हम बात करें इस सूचकांक में शीर्ष 5 देशों की, किस सूचकांक में? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसमें नंबर 1 पर अभी आपने देखा कि नॉर्वे था, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे स्वीडन है। टॉप 3 कंट्री के नाम आप जरूर याद रखेंगे। चौथे नंबर पे एस्टोनिया है और 5वें नंबर पे फिनलैंड है। क्लियर है? यदि हम इसमें सबसे लास्ट की रैंकिंग को देखें तो इसमें 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है, जो अभी आपने पढ़ा था। 179 पर इरिट्रिया है और 178 पर ईरान है। ये बात आप याद रखेंगे। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चाइना को इसमें 175 स्थान पर रखा है, यानी 175वें स्थान पर इसमें चाइना है। यानी चाइना की जो रैंकिंग है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में खराब देशों की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर आप चाइना के स्थान को भी याद रखेंगे। और भारत के स्थान की अगर चर्चा कर ली जाए तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 150वां है और इसका स्कोर कितना है? 41वां है। देखिए, भारत की स्थिति को कई बार उसके पड़ोसी देशों के साथ कंपेयर करके पूछ लिया जाता है। तो आपको बस एक बात सिंगल याद रखनी है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से बेटर है और बाकी पड़ोसी देशों से खराब है। बेटर किससे है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से। अगला देखिए, अभी आपसे इस बात पे चर्चा हुई थी कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, ये रिपोर्ट फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। याद रखिएगा, ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संगठन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और ये 2002 से इस प्रकार के सूचकांक को जारी कर रहा है। इस सूचकांक में 0 से लेके 100 तक के स्कोर पर ये आधारित होती है और जिसमें 100 का स्कोर जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से संबंधित है और जो 0 है वो सबसे खराब प्रदर्शन से सूचित करता है। याद रखिएगा, इस स्कोर का मूल्यांकन 5 संकेतकों पर आधारित है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बेसिकली 5 संकेतकों पर आधारित है। ये राजनीतिक संदर्भ है, कानूनी ढांचा है, आर्थिक संदर्भ है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है और सुरक्षा पर आधारित है। अगला टॉपिक है इम्पैक्ट रैंकिंग 2022। याद रखिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 का संस्करण 28 अप्रैल 2022 को जारी किया। यानी सीधी सी बात है कि इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन अर्थात THE के द्वारा जारी किया गया। अब याद रखिएगा, ये जो जारी किया गया इसमें विश्वविद्यालय की स्थिति जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के आकलन पर आधारित है, 4 व्यापक क्षेत्रों पर निर्भर करती है। अब ये 4 व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं? अनुसंधान, प्रबंधन, आउटरीच और शिक्षण। इन पर यह आधारित रिपोर्ट है। याद रखिएगा, रैंकिंग में भारत के 8 विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 300 विश्वविद्यालय में शामिल है। किस रिपोर्ट में? इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में, जो कि 28 अप्रैल 2022 को आई थी। यदि हम इसमें शीर्ष स्थान पर जो इंस्टीट्यूशन है उनको देख लें तो इसमें नंबर 1 पर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। दूसरे स्थान पर एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो कि अमेरिका की है। और इसमें तीसरा स्थान है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का, जो कि कनाडा की है। तो ये टॉप 3 इंस्टीट्यूशन को आप याद रखेंगे इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में। और ये भी बात याद रखेंगे कि भारत के 8 विश्वविद्यालय टॉप 300 में शामिल है। याद रखिएगा, इस वर्ष जो ये रिपोर्ट आई इसमें 110 देशों के रिकॉर्ड 1524 संस्थानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? जिसमें अभी आपने जाना कि ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। यदि हम भारत की बात कर लें तो भारत रैंकिंग में संयुक्त चौथे स्थान पर रहा अधिक प्रतिनिधित्व वाले देशों में। यानी अगर ये पूछा जाए कि इस रिपोर्ट में किन देशों के ज़्यादा से ज़्यादा संस्थानों ने पार्टिसिपेट किया, उस मामले में भारत की रैंकिंग संयुक्त रूप से 4 है। अब संयुक्त रूप क्यों लिखा गया? क्योंकि इसी पोजीशन पर तुर्की भी है। क्लियर है? तो यानी तुर्की और भारत संयुक्त रूप से चौथी रैंकिंग पर है और भारत की तरफ से 64 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल थे इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में। और टॉप 300 में 8 विश्वविद्यालय आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया में अमृता विश्व विद्यापीठम को समग्र तालिका में 41वां स्थान मिला है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को ओवरऑल प्रदर्शन में टॉप 100 में 74 स्थान पर वो है। इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन का ये जो इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 है, इसमें सभी केंद्रीय और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त सार्वजनिक विश्वविद्यालय में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर कलकत्ता विश्वविद्यालय है। ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक
विश्वविद्यालयों में पहला स्थान किसका है? कलकत्ता विश्वविद्यालय का है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ उपश्रेणी में विश्व स्तर में 14वां स्थान भी प्राप्त किया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो इतनी बातें आप इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के संदर्भ में याद रखेंगे। इसमें कुछ और संस्थान भी इसमें शामिल हैं, जैसे बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सुलनी यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, एमटी यूनिवर्सिटी, कलिंगा ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये सभी यूनिवर्सिटियां इसमें शामिल हैं। अगला टॉपिक है सिप्री की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021। बहुत महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है, जरा इसको समझिए। ये जो सिप्री द्वारा जारी की गई ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 है, ये जारी की गई 25 अप्रैल 2022 को। अभी हमने ये बताया कि ये सिप्री द्वारा जारी की जाती है, तो यहां पर प्रश्न उठता है कि ये सिप्री कहां का संस्थान है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले सिप्री के फुल फॉर्म को देखिए। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिप्री का फुल फॉर्म है, जिसने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जारी की 2021 की 25 अप्रैल 2022 को। और ये कहां का थिंक टैंक है? तो याद रखिएगा, ये स्वीडन का थिंक टैंक है। क्लियर है? ये सबसे बेसिक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की बात कर लें, तो भारत सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। क्लियर है? यानी सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है। भारत ने सैन्य खर्च 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर किया था। अगर हम 2020 से इसका तुलना करें तो ये 0.9% बढ़ गया है। क्लियर है? और वो लगातार तीसरे वर्ष भी सैन्य खर्च वृद्धि कर रहा है। अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व सैन्य खर्च पहली बार 2113 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। ये विश्व सैन्य खर्च की बात हो रही है, यानी 2021 में विश्व सैन्य खर्च पहली बार इतने बड़े स्तर पर है 2113 बिलियन डॉलर के। और इसमें कुल 40 देशों के आकलन अध्ययन, मतलब इनके आंकड़ों का इसमें अध्ययन किया गया है। क्लियर है? यानी ये जो 2113 बिलियन डॉलर विश्व में सैन्य खर्च है, ये कुल 40 देशों का आंकड़ा है। क्लियर है? याद रखिएगा, वर्ष 2021 में विश्व सैन्य खर्च 2020 की तुलना में 0.7% और अधिक हुआ है। लेकिन अगर हम 2012 की से तुलना कर लें तो ये 12% अधिक है। क्लियर है? यानी 2021 में विश्व सैन्य खर्च 2020 की तुलना में 0.7% अधिक है और 2012 की तुलना में 12% अधिक है। अब यहाँ पर अभी आपने टॉप 3 देशों को देखा था सर्वाधिक सैन्य खर्च होने वाले में, जिसमें नंबर 1 पर अमेरिका था, दूसरे नंबर पे चीन था, तीसरे नंबर पे भारत था। जरा चौथी और पांचवी पोजीशन भी देख लीजिए। चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, यानी यूके है। और अगर हम बात कर ले पांचवें स्थान पर, तो पांचवें स्थान पर रूस है सर्वाधिक सैन्य खर्च के मामले में। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण डेटा है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि हम इन 5 देशों का, यानी अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और रूस, इन पांचों के कुल सैन्य खर्च को विश्व के सभी देशों के सैन्य खर्च में अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो ये 62% बैठता है। और अगर हम अकेले अमेरिका और चीन के कुल सैन्य खर्च को देखें तो ये इसका विश्व में कुल योगदान सैन्य खर्च में 52% है। ठीक है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहां से कुछ डेटा आपके परीक्षाओं में पूर्व में भी पूछे गए हैं। यदि हम वर्ष 2021 में विश्व सैन्य खर्च वैश्विक घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत योगदान रखता है, इसको देखें तो ये है 2.2%। क्लियर है? अगर हम अमेरिका का सैन्य खर्च की बात करें तो वो है 801 बिलियन डॉलर का, जो इसकी जीडीपी का 3.5% बैठता है। यदि हम चीन के सैन्य खर्च की बात कर लें तो 293 बिलियन डॉलर है, जो इसकी जीडीपी का 1.7% आता है। इस प्रकार जो इस मैगजीन में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो भी तथ्य थे उनको विस्तृत व्याख्या के साथ और जो पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन्हीं पॉइंट को केवल सम्मिलित करते हुए इसको आज कंप्लीट करा दिया गया है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।